हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्माइल में। और आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे प्रीवियस ईयर का बायोलॉजी का, उसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें इसका नाम है ऊतक टिश्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ऊतक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ऊतक कहलाता है। नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ऊतक कहलाते हैं। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो इसे ऊतक कहा जाता है। जैसा कि मैंने भी बताया था कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं, ऊतक कहलाते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त हमारा किस टाइप का ऊतक है? रक्त भी हमारा एक ऊतक है। तो रक्त किस टाइप का टिश्यू है, देख लेते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक कनेक्टिव ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मुंह की परत डैश से बनी होती है। तो मुंह की परत पपड़ीदार उपकला यानी कि स्क्वेमाउस एपिथेलियम से बनी होती है। स्क्वेमाउस एपिथेलियम से बनी होती है। इंग्लिश में वर्ड याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में पूछ लिया जाए। स्क्वेम हाउस एपिथेलियम लिखकर भी दे दिया जा सकता है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो हमारी जो त्वचा होती है वही हमारा स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तो वो क्या बनता है? वसा बनता है। चर्बी हमारी त्वचा के नीचे होती है। जो हमारी चर्बी होती है, वसा होती है, वो हमारे इंटरनल पार्ट्स की रक्षा करती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक है? तो हम लोग की हड्डी भी हमारी संयोजी ऊतक है। जिस प्रकार से ब्लड हमारा संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे हड्डी भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? तो ये हमारा त्वचा में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। मतलब कोशिकाएं उन्हीं मैट्रिक्स में होती हैं। तो क्या होते हैं? संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स पाए जाते हैं और कोशिकाएं इन्हीं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस याद रखिएगा, एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो रक्त तो हमारा संयोजी ऊतक है। उपास्थि अस्थि भी हड्डियां यानी कि तंत्रिका कोशिका, ये हमारा संयोजी ऊतक नहीं है। अगला देखते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन और विश्राम होता है, अस्थायी विश्राम होता है। इस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनती है। किस प्रकार की त्वचा से त्वचा बनती है? तो ये बनती है अधिचर्म कोशिकाओं से। अधिचर्म प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा हमारी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक
के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में वक्र को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो किसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? आयत फलकी क्यूबाइडल की आंतरिक परत इसमें आंतरिक परत निर्मित करता है। 17वां क्वेश्चन, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। तो संयोजी ऊतक में हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। अवकाशोतक इरोलर टिश्यूज डैश के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यूज मतलब फिलर टिश्यूज का काम करता है। तो कौन? त्वचा और मांसपेशियों के बीच में अवकाशोतक इरोलर टिश्यू काम करता है। इसके बीच में त्वचा और मांसपेशियों के बीच में फिलर टिश्यू का काम करता है। डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो कौन से ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? वाहिका ऊतक। डैश ऊतक संवाहन पुल बनाते हैं। संवाहन पुल कौन से बनाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो ये हमारे पादप में पाए जाते हैं। तो जाइलम हमारे पौधों में जल ले जाने का कार्य करता है, जबकि फ्लोएम हमारे पौधे में पत्तियों से बने भोजन को पौधे की विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करता है। और जाइलम जड़ से हमारे पौधे के विभिन्न पार्ट्स में जल ले जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। तो ये संवाहन पुल का काम करते हैं। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो इसमें से देख लेते हैं। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो फ्लोएम में क्या क्या होता है? चलनी नलिकाएं होती है, सहकोशिका होती है, फ्लोएम तंतु होता है, फ्लोएम वाहिका नहीं होती है। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोएम वाहिका। कोशिका का स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। कौन सा ऊतक है? कोशिका कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो रक्सलेरे नाइकाइमा नामक ऊतक जो होता है वो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। निम्न में से कौन सा पौधों का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो क्या क्या होता है पौधों की बाह्य त्वचा का काम? पौधों को संरक्षित रखना, ये तो होता ही है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर शोधन परत तैयार करना, रोधन परत तैयार करना। वायु में जो रोमों की सहायता से अतिरिक्त वायु की जो मात्रा होती है उसको कम करना, और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। मतलब जो बाहरी परत होती है तो ज़्यादा मात्रा में हमारा वाष्पोत्सर्जन ना हो जाए, प्रकाश की रोशनी में ज़्यादा मतलब इवोपरेट ना हो जाए किसी भी पौधे का पत्ती का जल, तो उसका भी काम हमारे पौधों की बाह्य परत करती है। तो डी प्रकाश संश्लेषण करना ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कार्य पौधे की बाह्य परत का, बाह्य त्वचा का नहीं होता है, बाकी सारे कार्य उसके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित
रूप से मोटी होती है। तो कहाँ पर? डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कहाँ पर? कोलेनाकाइमा। कोलेनाकाइमा में हमारी जो कोशिका होती है जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो कौन सा संचरण के लिए? पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों के में भोजन के लिए उत्तरदायी होती है। डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक में कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। किसके जमाव के कारण? लिग्निन के कारण, जमाव के कारण कोशिका भित्तियां मोटी हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों की सहायता के शीर्ष पर पाया जाता है? तो तने और जड़ों के शीर्ष पर कौन सा पाया जाता है? शीर्ष विभ्योजोतक। ये हमारा तने और जड़ों पर पाया जाता है। एक मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। तो किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा की दीवार मोटी होती है? लैनिन के कारण स्क्लेरेनकाइमा की दीवार मोटी होती है। अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जीवितक है, कोलेनकाइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमा भी है, जबकि जाइलम हमारा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ये हमारा एक जटिल टाइप का ऊतक होता है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? तो ये मैंने भी आपको बताया था। पौधों का कौन सा हिस्सा होता है? ये जाइलम वाला। तो जाइलम होता है जल को ले जाने का कार्य करता है जड़ों से पौधे के आगे बाकी पार्ट तक, पत्ते आदि पार्ट तक जल ले जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? मृत कोशिकाओं से बना होता है, निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो कौन सा बना होता है? जाइलम हमारा, जो कि एक जटिल वाला होता है। तो ये इससे बना होता है मृत कोशिकाओं से। निम्न में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो किसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो कौन सा है? डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है। तो विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ये हमारा होता है जो एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक, इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक। पौधों के तनों में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है में निम्न में से ऊतक पाए जाते हैं। फिर कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो याद रखिए, जो पौधों के तनों में जो छल्ले होते हैं, तो उस जितना पौधा जितना ज़्यादा मतलब बड़ा होगा या उसकी उम्र ज़्यादा होगी तो उतने उसमें छल्ले भी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो इससे उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये छल्ले होते हैं इसमें ऊतक। तो इसमें से जो हमारा लैटिन मेरिस्टेमेटिक ऊतक और मेरिस्टेमेटिक ऊतक है वो इस ऊतक में पाया जाता है छल्लों में। लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो होता है वो छल्लों में पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो छल्ले जिस पौधे में जिस पेड़ में ज़्यादा होंगे उसकी उम्र उतनी ही ज़्यादा होगी, ये भी याद रखिएगा।
उम्र के साथ साथ वो छल्ले भी बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो विभेद्योतक नाम से विभाजन, विभेद्योतक जो ऊतक होता है मेरिस्टेमेटिक वाला डैश ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने में पृथक होती हैं। कॉलन कायमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। सेलुलोज और पेक्टिन, कॉलन कायमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप और शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? हमारा विभेद्योतक ऊतक। विभेद्योतक ऊतक जो कि कौन सा ऊतक है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक, वो हमारा पाया जाता है। एक पौधे के तनों या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लैटरल मेरिस्टेम के कारण, लैटरल मेरिस्टेम के कारण एक पौधे के जड़े, तने और जड़ पर घेरा बढ़ता है। अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष विकसित होती है शिखा पर पाया जाता है। तो अग्रस्त मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? हम लोग को तना और जड़ों पर पाया जाता है अग्रस्त मेरिस्टेम। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इसमें से होती है। तो किसमें होती है पौधों में प्राथमिक वृद्धि? हम लोग देख लेते हैं। तो लंबवत विभेद्योतक में नहीं होती है, पार्श्व विभेद्योतक में भी नहीं होती है, अंतःस्रावी विभेद्योतक और शीर्ष विभेद्योतक। तो ये दो हमारे सही जाएंगे, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि कहाँ होती है? प्राथमिक वृद्धि अंतःस्रावी विभेद्योतक में और शीर्ष विभेद्योतक में, मेरिस्टेमेटिक में हमारी सबसे पहले प्राथमिक वृद्धि होती है। अगला देखते हैं। एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। तो ये ये होता है एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो किसमें होती है? कॉलन कायमा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। कॉलन कायमा में जो कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों में नियमित रूप से स्थूल होती है। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इसमें से कौन सा कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभेद्योतक जो कि हमारा होता है वो कोशिका विभाजन में मेरिस्टेमेटिक, ये हमारा कोशिका विभाजन में मतलब इम्पोर्टेंट है, सक्षम है। और डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं? दृढ़ ऊतक की। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं हमारी मृत होती हैं। बाकी मृत ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और वायु ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। दृढ़ कोशिकाओं की होती हैं हमारी मृत कोशिकाएं। वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो क्या धारण नहीं करता है? दृढ़ ऊतक वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतःस्रावी विभेद्योतक पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। अंतःस्रावी कहाँ विभेद्योतक पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो कौन सा ऊतक करता है? जाइलम और फ्लोएम। युग्म संवहनी, ये संवाहन का काम करता है ना, तो वही जाइलम और फ्लोएम हमारा हो जाएगा। साधारण स्थायी ऊतकों में के 3 प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं साधारण स्थायी ऊतक के? तो पैरेन्काइमा,
कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा। हमारे ये 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। पैरन काइमा, कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। ये हमारे साधारण स्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो एक समान कार्य करने वाली विभिन्न कोशिकाएं होती हैं किसमें? जटिल ऊतक में। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो हमारे जटिल ऊतक, जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं जटिल ऊतक, उसमें एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप सेलुलोज की और पेक्टिन की हमारी पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन में होता है। तो किसका? डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन में होता है। तो किसका होता है? स्क्लेरन काइमा का। स्क्लेरन काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। अगला देखते हैं, पौधों में फ्लोएम का कार्य कौन सा करता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये, जो पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का, मतलब जो कि हमारा फूड बन जाता है पत्तियों में, तो वो पत्तियों से विभिन्न पार्ट तक ले जाने का काम जो करता है फ्लोएम करता है पौधों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें। तो किसमें? मृदुतक में। मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि अंतः रिक्त स्थान मिल सके। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है। तो किसमें होती है? पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। तो कौन सी होती हैं? पैरेन्काइमा। अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इसमें घने कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिका, रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होती हैं। तो किसमें होती हैं? विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक में कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इसमें घने कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिकाएं, रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है जो हमारा विभाजन का काम करता है। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। तो बताइए कौन कौन से होते हैं? पादप ऊतक विभाज्योतक ऊतक होते हैं और स्थायी ऊतक होते हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट कह सकते हैं, परमानेंट ऊतक कहलाते हैं। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो हमारा फ्लोएम एक जटिल, मैंने पहले बताया था आपको, जो हमारे फ्लोएम और जाइलम होंगे वो एक जटिल ऊतक है, तो वो जटिल ऊतक में आते हैं, जटिल स्थायी ऊतक है। अगला देखते हैं नारियल की, और इससे आप यहाँ इससे याद रख सकते हैं, जब ये जटिल हो गया तो ये हमारे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा ये हमारे इस जटिल ना होकर के सरल होंगे, सरल ऊतक होते हैं। नारियल की छाल निर्माण किस ऊतक द्वारा होती है? तो नारियल की छाल का निर्माण किसके ऊतक के द्वारा होता है? तो हमारा स्क्लेरेन्काइमा के कारण नारियल की छाल का निर्माण होता है। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार है? जाइलम का प्रकार कौन सा है? तो ये हमारा सिव ट्यूब हैगा, ये एक प्रकार का जाइलम का प्रकार है। सिव ट्यूब जो हमारा है जाइलम का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देते हैं, पौधों में लचीला डैश ऊतक
के कारण होता है। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो पौधों में किसके कारण होता है? सी, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है। तो दृढ़ ऊतक किससे बना होता है हमारा? देख लेते हैं। दृढ़ ऊतक बना होता है हमारा निर्जीव कोशिकाओं से। तो ये जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो दृढ़ मतलब जटिल ऊतक होते हैं, तो ये निर्जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस जिसे हम बोलते हैं बाह्य त्वचा डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। तो किसकी होती है? क्यूटीन की। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनकी बाह्य त्वचा मतलब बाह्य एपिडर्मिस जिसे बोलते हैं, वो क्यूटीन की मोटी मोमी परत होती है। अगला देखते हैं डैश, एक मिनट रुकिएगा। अगला देखते हैं डैश वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों का क्या कहा जाता है? डैश वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को कहा जाता है। अगला देखते हैं एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। तो क्या होती है? वल्कल जो होती है एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। थोड़े रह गए हैं इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन। तो एक्वारेजिया में अम्ल का अनुपात होता है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। 3:1 का अनुपात होता है, जिसमें HCl3 रेशियो में होता है और एक अम्ल कोई और होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो इसमें देख लीजिएगा ये 3:1 में होता है। एक्वारेजिया जो अम्ल, जिसे हम लोग अम्लराज के भी नाम से जानते हैं। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया होता है? तो ऊतक विज्ञान में हमारा किसका अध्ययन होता है? तो ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन होता है, जैसे कि नाम से पता चला। टिश्यू साइंस में टिश्यू का अध्ययन होता है। ऊतक है एक क्या है? ऊतक तो एक समान कोशिकाओं का समूह जिसमें सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर ऊतक यानी कि टिश्यू, जिसमें 70 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के आए हुए हम लोगों ने पढ़े। आप इसको पढ़िएगा और वीडियो को और बार बार देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बस जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।